अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। और आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफए चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज का फैसला हो गया। क्या तमाम ग्रुप्स मेरिट पर बनाए गए हैं? यहाँ पर यूएफए ने दिया है बड़ी टीमों को आसान अहदाफ। अर्लिंग हालैंड का यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना क्यों हुआ सोशल मीडिया पर ट्रोल। वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन की आर्टेना बोनमाती यूएफए विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में हुई कामयाब। इंग्लैंड की कोच वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बावजूद विमेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में हुई कामयाब। पेप गार्डियोला की शानदार परफॉर्मेंसेस के एवज उन्हें यूएफए मेंस कोच ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। फुलहैम के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करने वाले हैं, देखिए आज के प्रोग्राम में। देखिए मिस्र के स्टार खिलाड़ी का मुस्तकबिल क्यों है आखिर कशमकश का शिकार। सऊदी प्रो लीग के चर्चे हर तरफ। बार्सिलोना के किस स्टार खिलाड़ी को कर दी बहुत बड़ी ऑफर। नासिर अल खलीफी की पीएसजी के स्टार खिलाड़ी आखिर क्यों ज्वाइन करने वाले हैं सऊदी प्रो लीग के क्लब अल इत्तेफाक को। फुलहैम टॉटनहम के किस स्टार खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने की कर रही है पूरी कोशिशें। जर्मन बुंडेसलीगा की चैंपियन बायर्न म्यूनिख के किस खिलाड़ी ने लिवरपूल ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान फुटबॉल की दुनिया से चंद अहम खबरें। अगर आप में है टैलेंट और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो बनाइए और हमारे प्रोग्राम में भेजिए। हम करेंगे आपको फीचर और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब बात करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग की। ग्रुप स्टेज का फैसला हो गया है, लेकिन ग्रुप स्टेज पे कितनी इंसाफ पर जो है वो यूएफए ने ये ग्रुप स्टेजेस बनाए हैं उस पर हम आफरीदी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पिछले साल यूएफए चैंपियंस लीग में क्या हैपनिंग्स हुई थी, क्या वो मोमेंट्स थे जो यादगार बने और फिर मैनचेस्टर सिटी ने वो विनिंग मोमेंट्स जो हमेशा के लिए वो क्या कहते हैं कैद कर लिए और वो कैच कर लिए वो मोमेंट्स। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी द ट्रैवल विनर। और आफरीदी ज़रा ग्रुप स्टेजेस अनाउंस करते हैं और देखते हैं ग्रुप स्टेजेस में क्या जो है वो इस दफ़ा कौन सी टीम किस ग्रुप में शामिल की गई। आपके सामने है ग्रुप ए, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोपेनहेगन, ग्लाटासारे जो कि अभी क्वालिफाई हुआ है, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है उन्होंने। बी पे नज़र डालें तो सिविया है, आर्सेनल है, पीएसवी है और लेंस है। और सी पे नज़र डालें तो नेपोली, रियल मैड्रिड, ब्रागा और यूनियन बर्लिन। डी की अगर बात करें तो डी पे आप देख रहे हैं बेनफिका, इंटर मिलान, साल्जबर्ग, रियल सोसिएदाद। ई की बात करें तो फेनॉर्ड, एटलेटिको मैड्रिड, लाज़ियो और सेल्टिक। उसके बाद एफ की अगर बात करें पीएसजी। ये ग्रुप जो है ये क्यों ऐसा है ये मुझे नहीं समझ आई, लेकिन इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, सभी ग्रुप्स में बात करेंगे। पीएसजी, डॉर्टमंड, उसके आगे आप देखिए एसी मिलान है और फिर न्यू कैसल है। ये मुझे लगता है न्यू कैसल और पीएसजी दोनों के साथ जाती की गई। एनीवेज मैनचेस्टर सिटी जी में है, आरबी लाइप्जिग है और उसके अलावा ज़ब्ज़ेडा है और यंग बॉयज़ हैं, ये भी अभी प्रमोट होकर आए हैं, यानी प्रमोट से मुराद क्वालिफाई किया है इन्होंने। एच में आप देख रहे हैं बार्सिलोना है, पोर्टो है, शाख्तार है और एंटवर्प है। क्लब ब्रूज तो हमें नहीं नज़र आ रही जो कि पिछली दफ़ा नज़र आई थी। आफरीदी सबसे पहले तो मुझे बताएं कि 19 सितंबर से ये मेला सजने वाला है यूएफए चैंपियंस लीग का। सभी टीमें तैयार हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। जी बिल्कुल, और काफ़ी एक एक्साइटिंग अगर बात की जाए तो प्रीमियर लीग के बाद अगर कोई सबसे दुनिया में ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है और सबसे कंपेटिटिव है तो वो चैंपियंस लीग ही होती है। और क्योंकि इसमें टॉप जो कंट्री क्लब्स होते हैं कंट्रीज़ के वो आके compete करते हैं, तो इस साल भी हमें मेसी और रोनाल्डो के बगैर एक चैंपियंस लीग पहली बार। सोशल मीडिया में भी कहा जा रहा था कि रोनाल्डो और मेसी के बगैर जो है पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग में हमें ये मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ऐसे खिलाड़ी मेरा ख्याल है आ चुके हैं जो कि उनकी कमी को इतना महसूस नहीं होने देंगे और वो शायकीन की नज़र को खींच लाएंगे अपनी तरफ। ग्रुप ए दिखाइए जी ज़रा। ग्रुप ए की अगर बात करें तो यहाँ पर बायर्न म्यूनिख आपको नज़र आएगी, आफरीदी मैनचेस्टर यूनाइटेड है, कोपेनहेगन है, ग्लाटासारे है। ये वैसे देखने में तो बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं। ग्लाटासारे भी आप उसको लाइट नहीं ले सकते। आपके ख्याल में ये ग्रुप ठीक बनाया गया? बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फेयर है या अनफेयर, इसमें अनफेयर की बात ही नहीं होती। इसमें ये होता है कि 4 पॉट्स होते हैं जिसमें पॉट ए में जो होती हैं मोस्टली चैंपियन टीमें होती हैं। एक पहली टीम जो होती है जो पिछली बार जिन्होंने चैंपियंस लीग जीता होता है वो पॉट ए में होती है और जो यूरोपा लीग जीतती है वो पॉट ए में होती है। बाकी जो चैंपियन टीमें होती है जिसने ला लीगा जीती है वो बार्सिलोना है, वो पॉट ए में है। बायर्न म्यूनिख ने
क्योंकि वो सिटी ने जैसे बुंडेसलीगा जीती है, तो जो चैंपियन टीमें होती हैं पॉट ए में होती हैं, जो दूसरे नंबर पे ऑलमोस्ट, अगर आसान अल्फाज में कहूँ, जो लीग को दूसरे नंबर पे फिनिश करती हैं वो पॉट 2 में होती हैं। वैसे तो पॉट 2, पॉट 3 और पॉट 4, पॉट ए पॉट 2 का ग्रुप के बनाने से क्या ताल्लुक है? जो पॉट ए की एक टीम होती है ना, वो पॉट ए की दूसरी टीम के साथ उसका ग्रुप नहीं बनता। मतलब एक अगर 4 चैंपियन टीम है तो उसका उसी ग्रुप में दूसरी टीम चैंपियन नहीं होगी। जो फॉर एग्जांपल ये पॉट ए है और ग्रुप जैसे बायर्न जो है उन्होंने जर्मन बुंडेसलीगा, आप इस तरह समझा दें कि बायर्न ने जो है वो जीता बुंडेसलीगा। हाँ, तो अब वो जो है उनके ग्रुप में दूसरी चैंपियन टीम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चैंपियन टीम नहीं होगी, वो फिर पॉट 2, पॉट 3 और पॉट 4 से एक और इसीलिए उनके ग्रुप में जो है वो जो बाकी टीम यूनाइटेड है उसके साथ फिर ग्लाटासराय, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं इसमें? बायर्न के लग रहे हैं ज्यादा, दोनों यूनाइटेड के भी, क्योंकि यूनाइटेड के हालात खराब हैं। यूनाइटेड के हालात खराब हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन पेपर तो लग रहा है कि इन दोनों को ही आगे जाना चाहिए। वैसे गैलाटासराय ने काफी अच्छी साइनिंग्स की हैं, मारो इकार्डी भी हैं उनके पास, ज़ाहा भी, वो टफ टाइम दे सकते हैं, तो अपसेट कर सकते हैं। बी पे जरा नजर डालते हैं, ग्रुप बी की क्या सूरत हाल है? ग्रुप बी में कौन सी टीम? सिविया, आर्सेनल, पीएसवी, लेन। मेरा ख्याल है मिकेल आर्टेटा कहीं चुपके मुस्कुरा रहे होंगे इस ग्रुप को देखकर, और उनके फैंस भी, आप खुद भी इनके फैन हैं आर्सेनल के, आपको लगता है ये बहुत आसान ग्रुप नहीं मिल गया इनको? वैसे ऑन पेपर ये काफ़ी आसान ग्रुप लग रहा है, लेकिन मैं बताता चलूँ कि लांस जो है ना और पीएसवी ने लास्ट ईयर भी आर्सेनल को यूरोपा लीग में बहुत तंग किया था, और हमेशा आर्सेनल को तकलीफ होती है पीएसवी के स्टेडियम जाने पे। अच्छा। और लांस ने जिस तरह डिफेंड किया, लांस एक ऐसा क्लब है जिसने पूरे यूरोप में तीसरे नंबर पे सबसे कम गोल्स कंसीड किए हैं। बार्सिलोना ने ला लीगा में 20 गोल्स कंसीड किए थे, सबसे कम। दूसरे नंबर पे नेपोली ने 28 और इन्होंने 29 गोल। मतलब आप देखें कि यूरोप के जो जितने भी टॉप क्लब्स हैं उसमें सबसे अच्छी डिफेंस जो है वो तीसरे नंबर पे वो लांस की थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतना आसान ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये यूरोप की वो क्लब्स नहीं है, इसलिए लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये सिविया है, प्रोमिनेंट क्लब्स नहीं है, तो लोगों को शायद इतना आइडिया ना हो। नहीं तो मिकेल आर्टेटा को पता है इन सब बातों का, लाइक ऑब्वियसली पीएसवी का तो वो लास्ट ईयर ही सामना कर चुके हैं, और लांस का इस बार करेंगे। लेकिन बाकायदे अगर आप देखें बाकी जैसे सिटी या बाकी जितने बड़े क्लब्स हैं उनकी निस्बतन अगर देखा जाए तो इतने मजबूत क्लब्स इनको नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ कि ऑन पेपर आर्सेनल को बहुत इजीली क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन अगर अपसेट्स नजर आए ना तो वो ऐसे नहीं और ये हुए थे, ये पिछले चैंपियंस लीग में भी हुए थे अपसेट। ग्रुप सी पे नजर डालते हैं और देखते हैं सी में किस किस टीम को शामिल किया गया है। और ये आप देख रहे हैं, जी हाँ, इटालियन सीरिया की चैंपियन टीम नेपोली, रियल मैड्रिड, ब्रागा और यूनियन बर्लिन। ये मुझे लगता है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यूनियन बर्लिन भी बहुत अच्छा खेल रही है। रियल मैड्रिड के तो चैंपियंस लीग में आपको पता ही है, और नेपोली ने जो किया था, अब खिलाड़ी नहीं है उनके पास वैसे, वो तो कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे है, अभी भी अच्छी खासी टीम है उनका। क्वारात्स्केलिया भी उधर ही हैं, और ओजेमैन जो 2 प्लेयर, डी लोरेंजो भी उधर है, ज़ेलेंस्की, 1-2 प्लेयर गए हैं जिसमें कोच भी तो नहीं है, किम मिन जे, और कोच नहीं है। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि थोड़ा सा ट्रिकी ग्रुप है, आप यूनियन बर्लिन को बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। वो भी काउंटर अटैकिंग और लो ब्लॉक में उन्होंने पूरे बुंडेसलीगा के क्लब्स को पिछले सीजन तंग किया था, और बायर्न म्यूनिख को भी ऑलमोस्ट बहुत टफ फाइट दी थी, और टॉप पे भी रही थी काफी और टाइम, बहुत अरसा, ऑलमोस्ट आधा सीजन तो टॉप पे भी रही थी। और इनकी खासियत ये है कि ये जो हैं जो बाकी क्लब्स में एक तरह से आउट ऑफ फेवर खिलाड़ी होते हैं उनको हंट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्लब नहीं है जिसके पीछे एक शुगर डैडी हो, एक अमीर बंदा जो इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करता हो, जैसे हमने चेल्सी में देखा। इनकी एक कम्युनिटी बेस्ड एक क्लब है, मैकेनिज्म अच्छा है। हाँ, सेल्फ फाइनेंस ही करते हैं, तो महंगे खिलाड़ी नहीं खरीद सकते। चलिए नेक्स्ट ग्रुप दिखाइए जी। नेक्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप डी है हमारे पास, और ग्रुप डी में आप देख रहे हैं बेनफिका है, इंटर मिलान है, साल्जबर्ग है और रियल सोसिएडाड है। अफरीदी, इंटर मिलान आपको लगता है दोबारा हमें चैंपियंस लीग में आगे जाती हुई नजर आ रही है इनको? हाँ, वाकई में फिर से एक कंपैरेटिवली बहुत इजी ग्रुप मिल गया है, और इजीली इनको क्वालिफाई करना चाहिए। इस ग्रुप में कोई ज़्यादा मतलब हमें सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे मुझे। और नेक्स्ट ग्रुप दिखाइए जी। ग्रुप ई में कौन कौन सी टीम शामिल हैं? और ग्रुप ई की अगर बात करें तो ये आपके सामने है फेनोर्ड, एटलेटिको मैड्रिड, लाज़ियो और सेल्टिक। अफरीदी, यहाँ पर आपको लग रहा है कि अच्छा एटलेटिको मैड्रिड को तो जाना ही चाहिए, उसके अलावा किसको जाना चाहिए?
फेनोर्ड और लाजियो में कंपटीशन टफ होगा क्योंकि फेनोर्ड ने भी 6 साल बाद डच लीग का टाइटल जीता था। ये भी इजी ग्रुप है यानी एक किस्म। दूसरा क्लब जो होगा ना उसमें टफ होगा, मतलब एथलेटिको मैड्रिड उनको आराम से, लेकिन लाजियो और फेनोर्ड में जो है वो मुकाबला हो सकता है। फेनोर्ड बड़े अरसे बाद टाइटल भी जीती थी और वन ऑफ द बेस्ट टीम थी डच। नेक्स्ट ग्रुप दिखाइए जी। नेक्स्ट ग्रुप है एफ ग्रुप। ये ग्रुप मुझे नहीं समझ आता किसने बनाया और क्यों बनाया है। अफरीदी एक तरफ पीएसजी है, डॉर्टमंड है, एसी मिलान है और न्यू कैसल है। ये ग्रुप ऑफ डेथ है। क्या होगा इसमें? इसमें एक्चुअली में पीएसजी ने टाइटल जीता था तो वो पार्ट ए में थे। चैंपियन टीम आ गई उसमें। हाँ, एसी मिलान पार्ट 2, फिर पार्ट 3 में दूसरी, और जो न्यूकासल थी वो पार्ट 4 में थी क्योंकि उन्होंने 4th फिनिश किया था और उनका कोएफिशिएंट भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। बड़े अरसे बाद क्वालिफाई किया था तो उनको पार्ट 4 में ही होना चाहिए। ये कुदरत ने ही उनको इसमें डाल दिया है अब ये लेकिन ये ग्रुप ऑफ डेथ है। अब इसमें न्यू कैसल है, पीएसजी है, मिलान है, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप? और डॉर्टमंड भी है, डॉर्टमंड ऑफ कोर्स या जर्मन। और बहुत मुश्किल और सबसे एक्साइटिंग ग्रुप है, सबसे मुश्किल ग्रुप है और सबसे ज़्यादा क्वालिटी हमें इसी ग्रुप में से मिलेगी और इसको प्रेडिक्ट करना वाकई में बहुत मुश्किल है। पीएसजी पर्सनली लगता है कि अपसेट हो सकता है, लेकिन पीएसजी को उसके अलावा भी अगर उनका ऑन पेपर टैलेंट देखें तो तीनों लेकिन आपको नहीं लगता जो पीएसजी के मुकाबले में टीमें हैं वो बहुत मजबूत है? पीएसजी अपनी लीग में तो स्ट्रांग है लेकिन यहाँ पर न्यू कैसल है जिसने बहुत मुश्किल में डाले रखा सब टीमों को। और दूसरी तरफ अगर आप देखें डॉर्टमंड, जर्मन बुंडेसलीगा, जिन्होंने बायर्न के तकरीबन मुंह से छीन लिया था टाइटल, और तीसरी जो है वो मिलान। चले मिलान को हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि वो शायद उस लेवल का मुकाबला ना कर पाए पीएसजी के साथ, लेकिन कैसे जीतेंगे डॉर्टमंड और न्यूकैसल? नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर पीएसजी, मैं एक पीएसजी चुनूंगा इस ग्रुप से। अच्छा। और दूसरी टीम जो मैं चुनूंगा ना तो वो न्यूकासल और एसी मिलान में से होगी क्योंकि एसी मिलान का एक्सपीरियंस बहुत है। उन्होंने ये जो चैंपियंस लीग है 7 बार जीती हुई है, पिछली बार भी सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की जब इनको सब ने निगलेक्ट किया था, कोई इनको फेवर ही नहीं कर रहा था। उम्मीदें नहीं आपको? और डॉर्टमंड एक अच्छी टीम है लेकिन एक तरह से उनका जूड बेलिंगम भी चला गया और रीबिल्ड प्रोसेस में है, तो मुझे लगता है कि शायद न्यूकासल और पीएसजी इस ग्रुप में से प्रोग्रेस करें। चलिए नेक्स्ट ग्रुप दिखाइए जी। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा है? और ये अब आपके पास जी ग्रुप है और ये है मैनचेस्टर सिटी, आरबी लाइप्जिग और ज़ेबेट्ज़ा और यंग बॉयज़। ये सिटी, पेप गार्डियोला भी कहीं चुपके बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे कि ओ वाह ये तो क्या ही बात है। अभी तो मैं उसकी तरफ और भी आऊँगा। आसान ग्रुप मिल गया सिटी को? बिल्कुल, अ वॉक इन द पार्क एक प्रोवर्ब है और वो बहुत फिट बैठता है इन पे। आरबी लाइप्जिग और मैनचेस्टर सिटी को इजीली क्वालिफाई करना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट ग्रुप हम आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास जो है वो बार्सिलोना, पोर्टो और शाख्तार और एंटवर्प। ये ग्रुप अफरीदी, आपको क्या लगता है कि इसमें बार्सिलोना और पोर्टो और एंटवर्प भी है, उन्होंने भी अच्छा खेला है, तो तीन शाख्तार को भी आप आसान नहीं ले सकते? हाँ बिल्कुल, इसमें यह है कि लेकिन फिर भी काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है बार्सिलोना को, तो अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिल सकता। उनको अपने ट्रॉमा से निकलना पड़ेगा और लमीन यामाल जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स भी इनको अब मिल चुके हैं उनके आजकल सोशल मीडिया। तो अब नॉकआउट स्टेज तक तो बार्सिलोना के लिए बहुत इजी है। चलिए लेट्स सी। ये ग्रुप स्टेजेस से जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ग्रुप ऑफ डेथ से जो ग्रुप एफ है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। 19 सितंबर से आगाज़ होने जा रहा है यूएफए चैंपियंस लीग का और प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स का आगाज़ हो चुका है। काफ़ी टफ होने जा रहे हैं इन फुटबॉलर्स के लिए, इन प्लेयर्स के लिए। लेट्स सी कौन सी टीम इस दफ़ा हैरान करेगी या फिर वही हमें देखने को मिलेगा, मजबूत टीमें जीतती चली जाएंगी। लेकिन लग रहा है इस दफ़ा कुछ अपसेट्स होंगे। अब हम मूव करेंगे आगे और आगे जिस तरफ मूव करेंगे वो है अवार्ड सेरेमनी हुई है जिसमें अर्लिंग हालैंड और ये बुकायो साका के जो अवार्ड जीतने की सेरेमनी थी वो हमने आपको दिखाई थी। यहाँ पर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस किया गया है। मुझे नहीं समझ आता ये क्यों अर्लिंग हालैंड को दे दिया गया है, भारत उनको दे दिया गया है। अर्लिंग हालैंड जो है वो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में भी कामयाब हुए हैं और ये जो मैंने भी कहा है इसकी तफसील बताएंगे अफरीदी, लेकिन अर्लिंग हालैंड ने ये जो अवार्ड जीता है, जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहा कि आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन कहते हैं कि कंप्लेन ना करना लेकिन उसके बारे में बता देना भी कंप्लेन ही होता है अफरीदी। तो ये कहीं अपना गुबार भी निकाल रहे थे, साथ ये कह भी रहे थे कि नहीं वो मुझे अच्छा फुटबॉलर बनाना चाहते हैं और कभी कभी मेरे वालिद से भी ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं, वो स्केरी हो जाते हैं।
क्या कहते हैं आप अफरीदी? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि वालिद में और कोच में आपको कौन सा ज़्यादा स्केरी लगता है। तो ऑब्वियसली बचपन में वालिद ने भी इनको अच्छा खासा डांटा होगा, और इनकी तो हमने स्टोरी भी एक रिपोर्ट में शामिल की थी कि ये इनको बहुत ज़्यादा जो है वो टैकल्स का सामना करना पड़ता था, मारते थे बाकी प्लेयर क्योंकि कोप अप नहीं कर सकते थे यंग एज में, तो ये फिर छोड़ के चले जाते थे। तो फादर इनके बाहरी स्टेडियम में बैठे होते थे और इनको फिर घसीट के लाते थे कि आओ और खेलो, ये बहाने नहीं चलेंगे। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना फेयर डिसीजन है ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया जा रहा है। पर्सनली अगर मेरे से भी पूछा जाए तो ओवर रेटेड प्लेयर हैं अभी, ये मैं कह रहा हूँ, मतलब अच्छे हैं, लेकिन आप उनको जिस लेवल पे लाइक, अच्छा आप देखें, आप ये देखें ट्रेबल जीत लिया, आप ये देखें कि जो है वो बाकी बैलन डी'ओर बाकी जितनी ट्रॉफीज हैं वो सारी ऑलमोस्ट जीत ली हैं। इन्होंने खुद भी कहा है कि मेरे लिए तो ये ऐसे है जैसे मैं किसी ख्वाब में रह रहा हूँ कि ये सब कुछ मैंने इस उम्र में अचीव कर लिया है। ज़्यादा नहीं, बड़ा ओवर रेटेड लग रहा है इनका अवार्ड, तो किसको मिलना चाहिए था? और बहुत से प्लेयर्स हैं, आप अगर नाम लें, आप उनकी जगह पे उनको मिल सकते हैं। जो 2 बंदे इनके साथ अवार्ड में नॉमिनेट हुए थे और 3 की शॉर्ट लिस्ट हुई थी, उसमें एक केविन डी ब्रुयने थे और एक लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने यूरोपियन फुटबॉल में इस सीजन ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं किया, मतलब एक पीएसजी के साथ फ्रेंच लीग जीते। केविन डी ब्रुयने ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन केविन डी ब्रुयने पिछले सीजन भी इस टीम के साथ थे, और अब जो डिफरेंस, लेकिन वो टैप इन्स नहीं कर सकते ना, वो जो टैप इन गोल, पास मिला गोल, उन्होंने ये नहीं किया ना, वो पीछे मिडफील्ड से बनाते हुए लाते हैं, और फिर वो अक्सर गोल तो शायद उन्हीं के असिस्ट पे किए हो अर्लिंग हालैंड ने। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं तो फिर उनको दे देना चाहिए था। लेकिन किसी ने टैप इन करना सबको बहुत इजी लगता है, लेकिन टैप इन ये अर्लिंग हालैंड जब नहीं थे तब भी इनके पास स्ट्राइकर्स थे, वो क्यों टैप इन इतने ज्यादा नहीं कर पाते थे, और रिकॉर्ड क्यों अर्लिंग हालैंड ने तोड़ दिया 36 गोल्स वाला। बहरहाल ये मुझे लगता है केविन डी ब्रुयने को भी मिल सकता था। एनीवेज इनको अभी कल भी तो मिला है अवार्ड जो हमने डिस्कस किया। वैसे ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद वाहिद इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने राइटर्स अवार्ड भी जीता, पीएफए अवार्ड भी जीता, और अभी यूएफए मेंस प्लेयर भी जीता। लेकिन रोनाल्डो ने उस साल एक और भी जीता था, वो था बैलन डी'ओर। अभी देखना पड़ेगा कि ये बैलन डी'ओर भी जीत जाएंगे, क्योंकि टैप इन्स बहुत अच्छे करते हैं अफरीदी। और अब हम नजर डालेंगे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन को मिला है और कौन कौन सी नॉमिनीज थी अफरीदी। काफ़ी क्लोज था ये मुकाबला, लेकिन स्पेन की आइटाना बोनमाती जो है वो ये अवार्ड जीतने में कामयाब। आइटाना बोनमाती ये अवार्ड जीतने में कामयाब हुई है। अफरीदी सैम कर भी थी और काफ़ी उनके चर्चे भी थे, और ऑल द वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे तक गई और सरप्राइज दिया उन्होंने सबको। जी बिल्कुल, वैसे सैम कर की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला है, मतलब चेल्सी को WSL भी जितवाया, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कैंपेन जो था वो बहुत ही एपिक था। लेकिन अगर दूसरी तरफ पे आइटाना बोनमाती की अचीवमेंट आप देख लें तो उन्होंने ला लीगा भी जीता बार्सिलोना के साथ, यूएफा चैंपियंस लीग जो वमेंस वाली होती है वो भी जीता है, और उसके बाद स्पेन के साथ द मेगा जो एक ट्रॉफी होती है वर्ल्ड कप, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, वो भी जीत ली। और मेरा ख्याल है जिस तरह के सर्कमस्टांसेस भी थे कि जिन हालात में निकल के आई थी स्पेन, और आप शायद जानते हैं कि बिल्कुल, और अभी भी गुजर रही है हरासमेंट के अभी भी कुछ केसेस हुए हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद भी सेलिब्रेशन के दौरान उनके एक खिलाड़ी जेनी हारमोसो के साथ हरासमेंट हुई, उनके प्रेसिडेंट ने की, और प्रेसिडेंट अभी भी इतनी डिटाई पे अड़ा हुआ है कि वो अभी भी कह रहा है कि ना मैं रिजाइन करूंगा और ना मैंने कुछ गलत किया है। तो अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सारी खिलाड़ियों ने एक तरह से नेशनल फुटबॉल टीम से रिजाइन कर दिया है, मेंस भी उनके प्रोटेस्ट में आ गए हैं। अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ, गवर्नमेंट भी कभी जो है वो रुबियालेस जो प्रेसिडेंट है उनकी साइड पे होती है, कभी जेनी हारमोसो, क्योंकि वेस्टर्न में ये चीज़ बहुत मैटर करती है हरासमेंट। और बाकी मीडिया का जो बाकी मुल्क हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, उनके ऊपर स्पेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, लेकिन अभी भी जो है वो डिटाई पे अड़े हुए हैं। अब देखना, उसके बावजूद भी अगर आपके खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो उसमें मोस्टली इनकी मोटिवेशन को सलाम है, और दूसरा ये कि उनके क्लब्स को भी क्रेडिट जाता है जो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड इनके लिए खेलती हैं। जी हाँ, और आइटाना बोनमाती जो है उन्होंने ये विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अब हम बात करेंगे मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्होंने जीता है, और यहाँ पर तो अगर आप सिर्फ मेंस कोच ऑफ द ईयर का नाम ले तो आपके जहन में एक ही नाम आता है, और वो है पेप गार्डियोला। जी हाँ, पेप गार्डियोला ने जीता है मेंस कोच ऑफ द ईयर। इसमें तो अफरीदी कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को कि इन्होंने जीता है। आपकी नजर में तो है? हालैंड में भी डाउट नहीं होना चाहिए। अर्लिंग हालैंड में डाउट है, क्योंकि ये खुद भी काफी शाउट करते रहे हैं, और अर्लिंग हालैंड ने भी थोड़ा सा अपना गुबार निकाला है
कि हाँ चलें ठीक है, मुझे अच्छा बनाने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आती बात, ये भी उन्होंने कहा है, ठीक है। तो पेप गार्डियोला जो हैं उन्होंने ही उनको बनाया, वैसे ये तो मानना पड़ेगा, अदरवाइज अभी भी वो उस लेवल पे नहीं बने खिलाड़ी, ये आप भी मानते हैं, ठीक नहीं है। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट तो आप इंसान सिर्फ को अर्लिंग हालैंड की बात कर रहे हैं, बाकी भी तो खिलाड़ी थे ना, रॉड्री अभी पिछले कई महीनों से जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच हो रहा है, उस पर आप क्यों नहीं देखते? नहीं, आप अगर फुटबॉल को देखें ना, अब फुटबॉल की हिस्ट्री को देखें और ख़ास करके ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, बैलन डी'ओर वगैरह, ये सारे जो हैं आप देखें पिछले 2009 के बाद, 2008 के बाद मेसी और रोनाल्डो के अलावा किसी ने जीता ही नहीं था। मुझे तो लगता है इसमें थोड़ी सी वो मोनोपोली भी होती है, कुछ ना कुछ होता है, आप टू बी वेरी फ्रैंक। मोस्टली जो होता है ना, जो चीज़ देखी जाती है किसने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं, वो टैप एंड नहीं देखा जाता, वो ये नहीं देखा जाता। फिर ये स्टैंडर्ड्स बदलने चाहिए ना, ये अगर टैप एंड और इन चीजों को देखना शुरू किया जाए तो फिर तो डिफेंडर्स भी अवार्ड जीतना शुरू करें, क्योंकि आप देखें डिफेंडर्स भी आउटस्टैंडिंग पूरा नहीं, तो ये आपको नहीं लगता ऐसा ही होना चाहिए, आपके स्टैंडर्ड्स ऐसे ही होने चाहिए कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे आप उसको वो प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर का मतलब क्या है कि ये खिलाड़ी है साल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। अब वो टैपेंस करने वाला खिलाड़ी आप बना रहे हैं, वो जो मिडफील्ड से जो खुद से बाकी मेहनत करके अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ गोल में वो नहीं कर पा रहा या उसका रिकॉर्ड उससे नीचे है, तो फिर तो आप ज्यादती कर रहे हैं उन प्लेयर्स के साथ। आई थिंक तो ये स्टैंडर्ड चेंज होने चाहिए ना, फिर वो आप रिक्वेस्ट करें यूएफए को और फीफा को। ये तो मेरा उन प्लेयर्स को रिक्वेस्ट करनी चाहिए जो जिनको नहीं मिलता। एनीवेज, वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर एक बड़ी अचीवमेंट, जी हाँ, सेरेना वैगमैन के नाम, इंग्लैंड की कोच है और बहुत ही शानदार उन्होंने इंग्लैंड को जो है वो यूएफए भी जितवाया और यहाँ पर वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी रसाई हासिल करवाई उन्होंने और क्या ही शानदार परफॉर्मेंसेस दिलवाई उन्होंने अपनी टीम से। जी हाँ, और यहाँ पर आपने देखा सेरेना वैगमैन जो है उनको ये अवार्ड मिला है। अफरीदी, सही अवार्ड मिल गया है। स्पेन के चूँकि कोच आप मुझे बता रहे थे वो मेल हैं और इसलिए उनको नहीं मिल सकता था, अदरवाइज आपको लगता है अगर फीमेल होती तो शायद उनको मिलता? वैसे ओवरऑल हाँ, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता था तो उनका फिर चांस ज़्यादा होना था। और लेकिन ये कि सेरेना वैगमैन की भी जो अब अचीवमेंट्स आपने जैसे खुद भी बताया कि यूएफा यूरोज भी इंग्लैंड को पहली बार हिस्ट्री में जितवाया इन्होंने, और अभी फिनालिसिमा जो कि यूरोप की टॉप टीम और अमेरिका की टॉप टीम के बीच में एक फाइनल होता है वो भी इन्होंने जीता। और ये आप अगर इनके इंग्लैंड का कैरियर अगर आप देख लें तो डच को भी उन्होंने 2019 में वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था, तो ये काफ़ी एक एक्सपीरियंस। और इवन अभी तक तो ये खबरें आ रही हैं कि अगर मेंस की टीम का गैरेथ साउथगेट इंग्लैंड का वो रिजाइन कर दे या वो जॉब छोड़ दें, अच्छा, तो इनको मेंस टीम का भी कोच मुकर्रर करने की खबरें हैं। ये आपने बड़ी खबर दी है और क्योंकि इस दफ़ा वर्ल्ड कप तक पहुंचा तो दिया था फाइनल में, लेकिन जितवा नहीं पाई। तो लेट्स सी। एनीवेज, ये कुछ अवार्ड सेरेमनीज जो बेस्ट मिली हैं हमने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट नजर डालते हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में। सबसे पहली खबर आपके सामने, यहाँ पर ब्रेकिंग, फुलहैम हैव गिवन परमिशन फॉर जाओ फेलिनिया टू फ्लाई टू म्यूनिख। जी अफरीदी। जी बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक न्यूज़ है क्योंकि जाओ पालिना पिछले सीज़न भी फुलहैम के साथ काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और इस सीज़न में तो उन्होंने शुरुआत से ऑलमोस्ट जितने भी मैचेस अगर आप देख लें फुलहैम के, लीग कप, EFL कप का भी जो टॉटनहम को हराया था उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, आर्सेनल के अगेंस्ट भी प्लेयर ऑफ द मैच, और बायर्न म्यूनिख की नज़रें थी और एडमायर किया जा रहा था इवन सीज़न के एंड पे भी। तो अब उन्होंने ये फाइनलाइज कर लिया है, प्लेयर की तरफ से भी एग्रीमेंट आ गया है। फुलहैम अभी डील मतलब क्लोज उस लिहाज से नहीं हुई कि फुलहैम जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है बायर्न से कि हम सिग्नेचर तब करेंगे जब हमें एक रिप्लेसमेंट मिल जाए। बाकी डील हो चुकी है, उन्होंने बस सिर्फ जाओ पालिना की रिप्लेसमेंट ढूंढनी है और फिर ये डील फाइनल हो जाएगी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। और ये मोहम्मद साला के हवाले से है। जर्गन क्लॉप इज एडamant मोहम्मद साला विल रिमेन एट लिवरपूल एज अल इत्तेहाद्स परस्यूट कंटिन्यूज। अब क्या है अफरीदी, जाने दें फिर, साला जाना चाहते हैं तो? अब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि आज जो है वो डेडलाइन है 1 सितंबर जो होती है उसमें विंडो क्लोज हो जाती है। आज रात 12 बजे जो ब्रिटिश टाइम है 11:59 पे जो है वो सारी डेडलाइन बंद हो जाएगी। ट्रांसफर तब तक अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करवा दिया यूएफए को और दोनों क्लब्स ने सिग्नेचर्स करके, तब पॉसिबल है, उसके बगैर ये पे नहीं हो पाएगा। तो ये आपको लगता है और नहीं, फिर नहीं हो पाएगा ना? नहीं, वैसे अगर बात की जाए क्योंकि इनका सऊदी प्रो लीग में है जाना, तो सऊदी प्रो लीग तो यूएफए के उसमें आती नहीं है, तो शायद ये ट्रांसफर उसके बाद भी पॉसिबल हो। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर है बिल्कुल अभी की, वो ये है कि अभी तक खबरें थी कि 150 मिलियन यूरोज जो हैं
वो अल इत्तेहाद ऑफर करेगी, जो कि बहुत मेगा ऑफर है लिवरपूल के लिए। अभी तक लिवरपूल ने कोई भी इतना महंगा प्लेयर शायद ना बेचा हो। दो खिलाड़ी भी खरीद सकते हैं। हाँ, कुटिन्यो के बाद ये बहुत महंगा खिलाड़ी होगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि उन्होंने 150 मिलियन की बिड, जो इनिशियल बिड है, वो रिजेक्ट कर दिए। ओके, क्योंकि क्लॉप ये चाहते हैं कि वो सीज़न की तैयारी करें और इस सीज़न में वो उनका साथ दें। एनीवेज लेट्स सी अब क्या होता है मुस्तकबिल मोहम्मद साला का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं, और ये है रॉबर्ट लेवेंडोस्की के बारे में। सऊदी प्रो लीग जो है वो अपनी निगाहें हर जगह बिछाए हुए है और उन्होंने मेड एन ऑफिशियल ऑफर टू बार्सिलोना फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की। आफरीदी, सिर्फ 40 मिलियन? आपको नहीं लगता रियाल बार्सिलोना तो बेचारी पहले ही वो इतने मुश्किलात में है, तो यहाँ से कोई वो हो लाइट आ सकती थी कि कोई 150 मिलियन 200 मिलियन की वो ऑफ़र करते, जिससे उनके फाइनेंशियल क्राइसिस भी ख़त्म हो जाते, वेजेस भी अच्छी हो जाती, जाओ फेलिक्स भी आ जाते बार्सिलोना में। आपने जो बिड लगाई है वो तो किलियन एम्बापे के लेवल की बिड लगा दी है। हालांकि लेवेंडोस्की अपनी पीक पे इतने डिजर्व करते थे, अभी तो शायद इतने डिजर्व नहीं करते होंगे कि 150 40 मिलियन भी नहीं करते। 40 मिलियन डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो उनको 40 मिलियन की बिड मिली है। और बार्सिलोना के लिए तो मुझे लगता है ये एक खुशाइंद बात होगी कि 40 मिलियन में वो बेच दें। अच्छा। और तो उन्होंने लिया तो एक्सपेंसिव था, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा फॉर्म में डिक्लाइन आया है उनके। अब देखना पड़ेगा कि बार्सिलोना किस तरह अपने बाकी चीज़ों को देख रही है, क्योंकि आंसू फाटी को ब्राइटन पे लोन पे दे दिया है। वो एक रिप्लेसमेंट हो सकते थे, एज अ स्ट्राइकर उनको खिला सकते थे लेवेंडोस्की की जगह पे। तो अब देखना पड़ेगा, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि फिर पैसे भी कोई इतने ज्यादा नहीं है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हाँ, पैसे अगर यही 80 मिलियन होते 90 मिलियन होते तो फिर बार्सिलोना कहती कि हाँ ये ठीक है, इनको दे दो। वो तो फिर बिल्कुल भी उस पे मतलब थोड़ा सा भी डिले ना करती। और चलिए लेट्स सी क्या फ्यूचर होगा और क्या डिसीजन होगा बार्सिलोना का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं, और ये है जॉर्जिनिया विल्डम इज सेट टू साइन अ 3-year डील विद स्टीवन जेरार्ड्स टीम अल इत्तेफाक। ये भी जा रहे हैं जी बिल्कुल, PSG के खिलाड़ी हैं और लिवरपूल के साथ और न्यूकासल के साथ पहले रह चुके हैं। और आप कोई सऊदी प्रो लीग को ये नहीं कह सकता कि सिर्फ स्टार इकट्ठे कर रही है, वो जिनका ख़त्म हो गया करियर सिर्फ उनको इकट्ठा। उन्होंने ला लीगा से भी उठाए, उन्होंने इवन इटालियन सीरिया में भी देख रहे हैं, जर्मन बुंडेसलीगा में भी देख रहे हैं, या फ्रेंच लीग से भी जो है वो देख रहे हैं और उठा रहे हैं प्लेयर। इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है, इनके प्रॉपर स्काउट्स बैठे हैं और उनको पता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है कौन से क्लब से उनका होमवर्क है इस पे पूरा। प्रॉपर होमवर्क ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। हर क्लब को अगर वो यंगस्टर भी खरीद रहा है तो वो ऐसे क्लब से खरीद रहा है जिनको जो उनको पता है कि वो पैसों के आगे टिकने नहीं पाएंगे। अब जैसे उन्होंने जो विएगा को खरीदा है सेल्टा वीगो से, उनको पता था कि सेल्टा वीगो पैसे जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, हालांकि उनका काफी टैलेंटेड 21 और ये देखें ऐसे क्लब्स पे भी उनकी नजरें थी कि उसमें उन ऐसे क्लब्स में जो टैलेंट है उस पे भी वो देख रहे थे और उनको उन्होंने खरीदा। जी बिल्कुल। और चलिए या PSG के जो प्लेयर हैं ये भी अब जा रहे हैं। लेट्स सी क्या अगर नेक्स्ट इनका जो है PSG का फ्यूचर जो है वो काफ़ी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि एम्बापे को लेकर भी अभी कुछ सफाई सुथराई नहीं चल रही, अभी भी कुछ मामला खराब ही चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है फुलहैम हैव मेड अ 30 मिलियन ऑफर टू टॉटनहम फॉर पियरे-एमिल। अफरीदी, ये टॉटनहम को फुलहैम की ऑफर आपको समझ में आती है? जो अभी हमने पहली न्यूज़ शामिल की थी कि वो जा रहे हैं उधर, वो जाओ पालीना, तो उनको रिप्लेसमेंट चाहिए। उन्होंने फौरन ही जो पैसे आने हैं उसकी एवज में टॉटनहम को ऑफर कर दी, क्योंकि एंज पोस्टकोग्लू के अंडर अभी तक हॉयबियर जो हैं वो आउट ऑफ फेवर है, उनको नहीं खिलाया जा रहा और मुझे नहीं लगता कि वो उनके प्लान्स का हिस्सा है, तो ये डील भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट खबर हमारे पास है रियान ग्रेफनबर्ग टू लिवरपूल। हियर वी गो, 40 मिलियन प्लस 5 मिलियन इन एड-ऑन्स, 5-year deal, he will fly to Liverpool this evening। लिवरपूल के लिए ये कितनी, ये मुझे लग रहा है कि वो मोहम्मद साला की रिप्लेसमेंट ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन कुछ और प्लेयर्स भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छी एक साइनिंग है, क्योंकि लिवरपूल का हमने जैसे बताया था कि रीबिल्ड शुरू है, टीम जो है रीबिल्ड हो रही है, जो पुराने खिलाड़ी थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक जा रहे हैं। उसमें साला भी बेशक साला अभी जा रहे हैं, लेकिन कुछ और खिलाड़ी भी तैयार हैं जो इनका सीजन खत्म होने पे चले जाएंगे। हाँ, तो ये है कि मोस्टली जो है लिवरपूल रीबिल्ड कर रही है। उसमें जो ग्रेफनबर्ग हैं वो क्लॉप के बहुत फेवरेट खिलाड़ियों में से थे। पिछले सीजन भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन तब जो थे वो बायर्न म्यूनिख में ही रहना चाह रहे थे। लेकिन बायर्न म्यूनिख में जब इनको पता लगा कि थॉमस टुखल के प्लान्स का भी ये हिस्सा नहीं है और उनको नहीं मिलेगा चांस,
तो फिर अभी उन्होंने फैसला कर चलिए लिया कि अच्छा लिवरपूल अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड जो दुनिया में हो रही हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। और बहुत शुक्रिया सहरयाब अफरीदी, यूएफए के बारे में आपने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें डिटेल्स इनसाइड स्टोरीज भी बताई हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और माज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। माज, थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही हैं। और सबसे पहले अंडर 16 का बताएं, कल मैच है, कितनी तैयार है हमारी टीम? पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तैयार है जी, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंडर 16 की टीम हमारी। वो जो एनओसी का साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको तोड़ लिया उन्होंने। मुझे लगता है कि वो लोग अपने आप को उसमें से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली मुकाबले का जो दिन है वो उसी की जो एक कैफियत होती है वो इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाती है और आप पुरानी बातें इवेंचुअली भूल ही जाते हैं। तो और मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। अभी बस फ्रेंडली एडवाइस है हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। मैं भी पर्सनली यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को सिर्फ फोकस करना चाहिए जो हिदायत उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से फराहम की जा रही हैं। उनको सिर्फ अपना बेसिक फुटबॉल खेलना चाहिए जो ट्रेनिंग में। कितने बजे कल ये मैच? ये पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। और उससे पहले 3 बजे इंडिया बांग्लादेश के साथ खेलेगा और 7 बजे हमारा मैच होगा मेज़बान भूटान के साथ। कितने परसेंट चांसेस, आपकी प्रेडिक्शंस, आपको क्या लगता है ऑन पेपर? पाकिस्तान की टीम के चांसेस मुझे लगता है ज़्यादा है। हमारी तरबियत मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि वो साइड हमारी ब्लाइंड साइड थी, उनके पास भी फैसिलिटीज़ का फुकदान नहीं है। लेकिन अगर दर्जाबंदी में देखा जाए तो हमारी टीम उनसे ज़्यादा दूर नहीं है रैंकिंग में भी। तो मुझे लगता है कि जितना जज्बा हम लोगों में ये भरते जा रहे हैं और इस तरह के जो दिल खराश वाक़यात हैं उसके बाद इंसान का मोटिवेशन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली इख्तलाफ भी जो होता है वो चीज़ को ग्रो ही करता है। हमेशा याद रखें, वो चीज़ को ख़त्म नहीं करता बल्कि इख्तलाफ खूबसूरती होती है और उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाती हैं और ग्रो करती हैं। अगर इख्तलाफ ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इख्तलाफ बहुत ज़रूरी होता है। एनीवेज हमारी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं हमारी अंडर 16 की टीम के साथ, ताकि अच्छा सा परफॉर्म करे। हार जीत अलहदा बात है, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो, आपका 100% हो, तो फिर आवाम जो है वो सब देखती है, उनको भी नज़र आता है कि कितनी एफर्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास अंडर 23 के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। माज बताइए क्या अपडेट्स हैं अंडर 23 के हवाले से? जी जनाब, AFC का जो क्वालिफायर होना है, एशियन क्वालिफायर, उसके लिए अंडर 23 खिलाड़ी जो हैं वो भी तरबियती सेशन में हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना जो जिम सेशन है वो किया है और एक्सरसाइज वगैरह की है और अपने आप को फिट रखने का मुजाहरा भी किया है कि हम लोग इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। इनके साथ भी तो नहीं होगा लास्ट मोमेंट में कि एनओसी मिला है नहीं मिला या आप वापस जा रहे हैं? ये ड्रामा अब देखें, जैसे आप जज्बाती हो गए थे जब ये मामला आपके सामने पेश किया गया था कि अंडर 16 टीम को इतनी तैयारी के बावजूद भी एनओसी नहीं मिला, तो अब मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है ये हमारे जज्बात के साथ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि हम। इट्स नॉट अबाउट जज्बात, बट द थिंग इज दैट अब 2 दफ़ा ये चीज़ हो गई है। अब इसका कोई सोल्यूशन निकाला है इन्होंने, फेडरेशन ने? यही मुझे लग रहा है कि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस बनते जा रहे हैं कि अगर एनओसी ऑफिशियल डेकोरम का एक हिस्सा है तो आप हम प्रॉपर एक वो करें। क्यों आप मौका दे रहे हैं हमें भी बात करने का कि हम जो है, और ना उनकी तरफ से फिर कोई बयान आता है कि हमारी तरफ से, जिस तरह स्पोर्ट्स बोर्ड ने कह दिया कि हमने इनको बता दिया कि ये कवायद हैं जो आपने पूरे करने हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। ये बड़ी चालाक किस्म की खामोशी होती है ना, जिससे मुझे लगता है कि वो इश्तियाल अंगेजी हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। Exactly. क्या हमें कहना तो ये भी कह सकते हैं कि वो जी हमारा तो मौकफ ही नहीं सुना गया या हमारे, आप बताएंगे तो भाई मौकफ आपका सामने आएगा ना। आप हमारे शो में बता दें, आप कहीं किसी सोशल मीडिया पे बता दें, कहीं पे बताएं तो सही, ताकि लोग जान सकें कि आगे क्या खिचड़ी पक रही है और दूसरी तरफ क्या खिचड़ी पक रही है। पक तो खिचड़ी ही रही है, इतना हम जानते हैं। एनीवेज अंडर 23 के भी यानी अच्छी तैयारियां चल रही हैं और जी हाँ, और जो खिलाड़ी जिनके बारे में अपडेट आई है, अब्दुल्ला शाह हैं, वो नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और हसीब खान हैं, वो भी नौजवान खिलाड़ी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और मैं तो पर्सनली आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं देखना चाहूँगा कि ये लोग कैसा खेलते हैं और हम सब देखना चाहते हैं कि किस तरह से खेलते हैं, और उम्मीदें भी हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिले। मारिया खान जो हैं वो सऊदी प्रो लीग के क्लब के लिए खेलती हैं और अब जो है वो ट्रेनिंग्स के लिए जो है वो आप क्या अपडेट हैं? ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया उन्होंने, मैचेस के लिए अवेलेबल हैं आगे? जी हाँ, डेफिनेटली वो होंगी जो पाकिस्तान सऊदी अरब के जो इंटरनेशनल मैचेस के लिए जा रहा है उसके लिए। जी 4 नेशन कप 6 नेशन कप दोबारा हो रहा है। डेफिनेटली नेशनल ड्यूटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता।
उनको और उनकी जो माहदे की शराइत व ज़वाबित हैं वो भी मोस्ट लाइकली अगले सीज़न में शायद हो या ना हो, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रॉबेबिलिटी बड़ी कम है कि, लेकिन इस बार उनका फैसला बड़ा वाज़ेह था। वो पाकिस्तान की बेहतरीन प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे ताकि लीग में जो मुकाबलों का मयार है वो बढ़ाया जा सके। और इनके साथ अभी जो ईस्टर्न फ्लेम्स इन्होंने ज्वाइन किया है, इफ़ यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो प्लीज़ मुझे बताने दीजिए कि मारिया खान जो वुमेन्स टीम की कैप्टन है, उनका सऊदी क्लब के साथ मुआहदा हो गया है और वो अब सऊदी क्लब ईस्टर्न फ्लेम्स की नुमाइंदगी करेंगी। ये सऊदी प्रो जो क्लब है ये पहले से ही लाइक ये सऊदी प्रो लीग की जो हवा चली है उसमें ये चीज़ें शुरू हुई हैं, लाइक ये पहले से पुराने खेलती आ रही हैं या अभी ज्वाइन किया है? नहीं, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन उनका पर्सनली ये एजेंडा बड़ा एक मनसूबाबंदी के तहत है जो मुझे लग रहा है कि वो अपने, जैसे वो मेन साइड को देख रहे हैं सऊदी प्रो लीग, उसी तरह विमेन साइड को भी देख रहे हैं। जी हाँ, इस पर भी उन्होंने सरमायाकारी भी की है। अब आपके सामने हमारी जो कैप्टन है उनको भी शामिल किया टीम में। लेकिन ये तो बात मुझे लगता है कि ये बात अब खुशाइंद भी है क्योंकि दीगर खिलाड़ियों के लिए ये राह हमवार होगी इंटरनेशनल लीग्स में। जैसे ईसा सुलेमान है, अगर वो कहीं जाते हैं या राहस का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दीगर खिलाड़ियों के लिए भी एक रास्ता बनता है। लेकिन वही क्वेश्चन जो हमारी डिबेट का मौजू भी रहा था, क्या वो रास्ता सिर्फ ओवरसीज़, उन जैसे ओवरसीज़ खिलाड़ियों के लिए बनेगा या मकामी खिलाड़ियों के लिए भी बनेगा? अगर ये किसी को रेफर करते हैं या किसी और के लिए राह बनाते हैं तो वो पर्सनल लाइकिंग की बुनियाद पे होगा कि ये प्योरली मेरिट पे सिलेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वक्त आने पे ही मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम शामिल करेंगे सादुल्लाह के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। माज, क्या न्यूज़ है वो बताइए। सादुल्लाह खान पाकिस्तान प्रीमियर लीग के क्लब मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं, KRL की तरफ से भी खेले हैं और प्रीमियर लीग जीत चुके हैं 2 मरतबा, नेशनल कप भी जीत चुके हैं। ऑन टॉप ऑफ इट जो इनकी सबसे बड़ी अब तक की अचीवमेंट है वो ये है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में यूएफए का लेवल 2 कोचिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, और ये मेरे लिए इनके बारे में काफ़ी बड़ी, आई वॉज फैसिनेटेड, मुझे बहुत ये तो इन्होंने यानी अपना जो करियर है उसको अभी खेल रहे हैं ये अभी इतने एजेड नहीं है, वो स्टिल दस्तयाब हैं, वो अच्छा, उनको खेल सकते हैं जी खिलाया जा सकता है। लेकिन वो अपने जो फ्यूचर में और अपनी चीज़ों को उस तरफ पूरा वो फोकस्ड है। प्रोफाइल उन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, तो ये इस कोर्स के साथ डेफिनेटली उनके लिए एक नया जो है दरवाज़ा उनके करियर का वेंचर बन जाएगा उनके लिए। और ये बहुत, और सबसे अच्छी बात उनके लिए भी ये है कि वो बतौर प्लेयर भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। वो इस तरह मनवा चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो 44-45 बनते हैं तकरीबन, इनके भी 40+ मैचेस हैं पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि ये उन टॉप 3-4 प्लेयर्स में आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। और इनके बारे में ये भी मशहूर है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू बट आई एम रेडी टू बिलीव। मैं बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा, जैसा मुझे बताया जाएगा या हमारे ज़राए में बताएंगे, आई बिलीव। इनके बारे में कहा जाता है ये बतौर प्ले मेकर भी खेल लेते हैं, ये विंगर भी खेल लेते हैं, ये डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल लेते हैं। अगर अब इतना टैलेंटेड खिलाड़ी आपके पास हो और स्क्वाड का हिस्सा ना हो तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी ज्यादती है। और जहां वो अपना प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर तो उनकी सिलेक्शन अभी कैंप में तो नहीं है ना जो अभी कैंप में तो ये नहीं है। सादुल्लाह अभी कैंप में इनको शामिल नहीं किया गया। कैंप में ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी हैं। इनके बारे में जैसे कलीमुल्लाह का हमने जिक्र किया था, आपको याद होगा, उनके भी अचीवमेंट्स जो हैं पर्सनल अचीवमेंट्स। ऐसे प्लेयर्स को दोबारा वो करना चाहिए, आपको लगता है थोड़ा सा रिवाइज भी और रिमाइंड भी, और उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम जो है वो बिल्कुल यंगस्टर्स पे भी मबनी नहीं हो सकती। 1-2 सीनियर प्लेयर्स भी होने चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर भी होने चाहिए। अगर आप उनकी ड्यूटीज़ एज अ प्लेयर नहीं लेना चाहते तो किसी और एंगल से ले सकते हैं। जिस तरह वो लेवल 2 कर चुके हैं आप कोचिंग कोर्स का, तो वो उसमें भी बेनिफिट आपको दे सकते हैं। जी हाँ, वो दे सकते हैं। और हम सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें इस बात की है कि मोस्ट प्रोबेबली इस साल के आखिर में मेगा टूर्नामेंट जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, या अगर लीग 2 भी जो सेकंड टीयर की जो लीग है वो भी अगर वो उसका भी इनेकाद होता है तो बहुत दिलचस्प मुकाबले और हर बंदा अपना कैरियर बनाने की पूरी जिद्दोजहद और पूरी कोशिश। चलिए, गुड न्यूज़ है। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमारा साथ दिया। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट fastsports.tv और हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स PK पे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए और माज अहमद को भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।